दिल्ली में बीजेपी सरकार पावर में आने के तुरंत बाद एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट आज पेश की गई और इस रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति को लेकर के कई खुलासे हुए हैं और 2000 करोड़ का घाटा भी इसमें बताया गया है। सवाल है कि आखिर ये 2000 करोड़ का घाटा है या है घोटाला। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल इस रिपोर्ट में दिल्ली में भारतीय निर्मित विदेशी शराब यानी IMFL और विदेशी शराब के विनियम और आपूर्ति की जांच के लिए 2017 से 18 और 2021 से 22 तक 4 साल की अवधि को कवर करते हुए दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर आयोजित एक प्रदर्शन ऑडिट के रिपोर्ट शामिल है। साल 2017 से 21 के समय ऑडिट निष्कर्षों में लाइसेंस देने में उल्लंघन, IMFL के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, शराब की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण, समय पर पहचान और राजस्व रिसाव को रोकने और शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कमजोर नियामक कार्यप्रणाली, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम या नियमों के उल्लंघन के मामले में साक्ष्य संग्रह और पुष्टि में कठोरता की कमी जैसी चीजें शामिल है। ये रिपोर्ट नई उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 22 में कमियों को भी सामने लाती है। सवाल है कि इस रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है, कैग की इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है और क्या आम आदमी पार्टी ने शराब पॉलिसी लागू करते समय कई गंभीर तरीके की अनियमितताएं बरती हैं, जिससे सरकारी खजाने को कुल मिलाकर के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नुकसान कितना और कहां-कहां हुआ है, इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ, जहां कई जगहों पर खुदरा शराब की दुकानें नहीं खोली गई। उसके बाद 890 करोड़ का घाटा हुआ, जहां सरेंडर किए गए लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने में सरकार नाकाम रही। 144 करोड़ की छूट कोविड-19 का बहाना बना करके शराब कारोबारियों को दी गई थी। 27 करोड़ का नुकसान जब शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। शराब की आपूर्ति प्रणाली में कई कक्ष शामिल होते हैं। निर्माताओं, दिल्ली के गोदाम, सरकारी और निजी शराब की दुकानें, होटलों, क्लब्स और होटल्स, रेस्टोरेंट्स से होते हुए आखिरकार कस्टमर्स तक शराब पहुंचती है। आबकारी विभाग विभिन्न मदों से रेवेन्यू कलेक्शन करती है, जैसे कि प्रोडक्ट फीस, लाइसेंस फीस, परमिट फीस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैग रिपोर्ट में पाया गया है कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार में लाइसेंस यानी थोक, खुदरा, होटल, रेस्टोरेंट नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन जांच में पाया यह गया है कि कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए। कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जो है वो जारी भी कर दिए। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, बाकी राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे। कुछ कंपनियों ने शराब व्यापार में कार्टेल बनने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपनी हिस्सेदारी को छुपाने की भी जो प्रॉक्सी है वो मालिकाना हक का सहारा लगाया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकालने वाली कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई, जिससे कीमतों में हेरफेर किया गया। जांच में पाया गया है कि एक ही कंपनी द्वारा विभिन्न राज्यों में बेची जाने वाली शराब की कीमतें अलग अलग थी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांड्स की बिक्री घटी और सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी की संभावना बन रही है। दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है। नियमों के अनुसार हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी या उपलब्ध ही नहीं थी। कई रिपोर्ट्स उन लैब्स से जारी की गई थी जो नेशनल एक्रेडिटेशन रिपोर्ट फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त नहीं थी। आबकारी खुफिया ब्यूरो की भूमिका कमजोर रही।
65% जब्त की गई शराब देसी शराब थी, जो दर्शाती है कि इस शराब की अवधि आपूर्ति बड़े पैमाने पर हो रही थी। शराब तस्करी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया। नई आबकारी नीति 2021 से 22 में भी कई कमियां निकाली गई हैं। सरकार ने निजी कंपनियों को थोक व्यापार का लाइसेंस देने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी कंपनीज को बाहर कर दिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। कई कंपनीज ने अपने लाइसेंस बीच में ही वापस कर दिए, जिससे बिक्री प्रभावित हुई और सरकार को 890 करोड़ का घाटा हुआ। सरकार ने जोनल लाइसेंस धारकों को 941 करोड़ की छूट दी, जिससे राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट दी, जो आबकारी विभाग के पहले के निर्देशों के खिलाफ थी। सीएजी ने सुझाव दिया है कि लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और नियमों को सख्ती से पालन उनका किया जाए। शराब की कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और सरकार मुनाफाखोरी रोकने के लिए कीमतों का विश्लेषण करे। गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त बनाया जाए ताकि नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकी जा सके। शराब की तस्करी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग किए जाएं। नई नीति में सुधार किए जाएं और सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी तय की जाए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आबकारी विभाग को शराब के मूल्य निर्धारक, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और इन सिफारिशों को आखिर कैसे लागू करती है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।